नीट में अगर आपके स्कोर अच्छे हैं और सरकारी कॉलेज से चूक गए, प्राइवेट का बैकअप चाहिए, तो सबसे पहले ख्याल आता है कर्नाटक। नीट में अगर स्कोर बहुत कम आए लेकिन बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो क्वालिटी के हिसाब से सबसे पहले मन में ख्याल आता है कर्नाटक। इसी कर्नाटक राज्य की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी और बारीक बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं, और दूसरे राज्य में अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो बैलेंस कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, एमबीबीएस काउंसलर, ओम एडुकेयर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक की काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर्नाटक के बाहर के हैं, यानी आउटसाइड कर्नाटक में जो मेरिट कोटा या फिर एनआरआई या अदर कोटा क्लेम करना चाहते हैं। कर्नाटक राज्य में एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग के ये अथॉरिटी कराती है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। 10 नवंबर को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन होता है, राउंड 2 में या फिर मॉपअप में रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन नहीं मिलते। अगर सीटें ज़्यादा खाली होती हैं तो हो सकता है बाद में ऑप्शन मिले, लेकिन फिलहाल जो नॉर्म्स हैं वो यही हैं कि राउंड 1 में रजिस्टर करना ज़रूरी है अगर कर्नाटक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ बदलाव हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के फेवर में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एक जटिल प्रक्रिया होती थी जिसके लिए आपको फिजिकली जाना पड़ता था कर्नाटक में, इसे इस बार हटा दिया गया है। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लाभ ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने जाने की परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी, और नुकसान ये होगा कि मेरिट हाई हो सकती है क्योंकि कहीं ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस बार अप्लाई कर पाएंगे। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है केईए की वेबसाइट पे जाके। आज जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे इसमें काफ़ी दिक्कतें भी देखने को मिल रही थी। एक प्रॉब्लम तो ये आ रही थी कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके एप्लीकेशन में उनका स्टेटस मेल दिखा रहा था। उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकती हैं। होपफुली ये जो डेटा है ये अपडेट हो जाएगा या फिर इससे कोई भी परेशानी उनको आगे नहीं होने वाली है। कई सारे डिटेल्स हैं जो फॉर्म में आपको गैर ज़रूरी लग सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही फॉर्मेट है तो इन्हें आपको फिल करना है। आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक आपकी पढ़ाई की डिटेल्स भी यहाँ पे देनी होती है। तो पेशेंस रख के धीरे धीरे एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरी कर लें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो बाद में होनी है। तो फिलहाल आपको आपके एप्लीकेशन को कंप्लीट करके और जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसे भर देना है, और यहाँ से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 10 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है, और डॉक्यूमेंट अपलोड आपको 8 से 11 तारीख के बीच में करने हैं। मेरिट लिस्ट जो है वो 11 नवंबर को आ जाएगी, और उसके बाद एक और लिस्ट आएगी जिसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है उन्हें रिमार्क किया जाएगा। वो चाहें तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने सही फॉर्मेट में अपलोड नहीं किए हैं उन्हें दोबारा अपलोड कर सकते हैं 11 से 13 तारीख के बीच में। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 13 नवंबर को आनी है। फीस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और जो सीट मैट्रिक्स है वो 10 नवंबर को उपलब्ध कराई जाएगी वेबसाइट पे। इसके बाद 11 नवंबर से ऑप्शन एंट्री शुरू होगा। दूसरे राज्यों में या फिर सेंट्रल काउंसलिंग में हम जिसे चॉइस फिलिंग कहते हैं उसे कर्नाटका में ऑप्शन एंट्री कहा जाता है। बेसिकली ये चॉइस फिलिंग ही है, इसमें आप चॉइसेस ऐड करते हैं कॉलेजेस की, लेकिन यहाँ की जो चॉइस फिलिंग है इसमें काफ़ी कुछ खास होता है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आप राउंड 1 में जो चॉइस फिलिंग करते हैं वही चॉइस फिलिंग जो है राउंड 2 में भी रहती है, और मॉपअप तक भी वही रहती है। आप नए ऑप्शंस ऐड नहीं कर सकते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अगर कोई नए कॉलेज को परमिशन मिल जाती है तब उसे ऐड करने का ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाता है, या फिर आपने जो ऑप्शंस पहले से भर रखे हैं उनमें आप डिलीट कर सकते हैं कॉलेजेस को, या फिर उनके सीक्वेंस की चेंजिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश ऑप्शंस हैं वो आपको राउंड 2 में भरने का मौका नहीं दिया जाता। 14 नवंबर लास्ट डेट होगी ऑप्शन एंट्री की। 15 नवंबर को मॉक अलॉटमेंट आएगा। मॉक अलॉटमेंट एक टेम्परेरी अलॉटमेंट होता है जिसमें आपकी इंडिकेटिव सीट मिलती है आपके रैंक के बेसिस पे। आप चाहें तो यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि जो मॉक अलॉटमेंट में जो भी कॉलेज आपको दिखाई देता है मैक्सिमम टाइम पे वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मॉक अलॉटमेंट के बाद भी कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑप्शंस में अपने सीक्वेंसेस को चेंज कर देते हैं। तो वो चेंज करने के लिए जो डेट्स हैं वो 15 नवंबर से 17 नवंबर हैं।
11 बजे तक, और 17 नवंबर को ही 6 बजे शाम तक जो है वो मेरिट लिस्ट आएगी। तो कर्नाटक की पूरी काउंसलिंग में आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ डेट की बात यहाँ पर नहीं होती है। 17 को ही 11 बजे तक आपको चॉइसेस एक्सरसाइज करने का लास्ट टाइम दिया जा रहा है, वहीं शाम में 6 बजे आपका रिजल्ट भी प्रोसेस हो जाएगा। तो डेट को लेकर कंफ्यूज ना हो, प्रिंट आउट जरूर रखें कि डेट और टाइम का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है, ताकि आप अपने काम जो है वो समय पर कर सकें। इसके बाद एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर आप ओपन सीट पे एडमिशन लेते हैं तो 1 साल का रूरल सर्विस बॉन्ड वहाँ पर है, जो आपको अनिवार्य रूप से पूरा करना है। सीट की अगर बात करें तो ओपन कोटे में जो हम बात करते हैं 8 लाख रुपए वाली सीट की, तो बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। पिछले साल लगभग 500 साढ़े 500 के करीब सीटें थीं, इस साल भी लगभग इतनी ही सीटें रहने की संभावना है। इसके अलावा वहाँ पे एनआरआई कोटे में काफ़ी सारी सीटें होती हैं, और वहाँ पे एक अदर कोटा भी है जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं, और बहुत कम मार्क्स में यहाँ पे एडमिशन मिलता है, क्योंकि जो फीस होती है वो 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष से लेके 40 से 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक भी होती है। और जो एनआरआई की सीटें खाली रह जाती हैं वो इसी अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जिनके कम स्कोर हैं वो या तो हाई फीस पे अलॉटमेंट ले सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन करके वो वेट कर सकते हैं। ये सीटें जब खाली रह जाती हैं तो बिल्कुल लास्ट में इन सीटों पे नेगोशिएशंस होते हैं, और ये कम बजट में मिलती हैं सीटें। हालांकि फिर भी इनका जो बजट होता है वो 1 करोड़ के करीब होता है। तो कुल मिला के काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेशन करना है। अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, 25,000 30,000 के आसपास के जो स्कोर हैं, उस पर आपको अलॉटमेंट ज़रूर मिलेगा मेरिट वाली सीट पे। और अगर कम मार्क्स हैं, चाहे 150 हो, 250 हो, 450 हो, 500 हो, तो ऐसे में आपके लिए जो बजट है वो अदर सीट्स पे नेगोशिएशन के बाद 1 करोड़ के आसपास हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको वादा करता है, कई सारे फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आएंगे, बेंगलोर के टॉप कॉलेजेस आपको कम बजट में दिलाने की बात की जाएगी, तो ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि इतने डिमांड वाली ये कॉलेजेस हैं कि इनको 40-40 लाख रुपए अदर कोटे की पर ईयर की फीस मिलती है। ऐसे में कम बजट पे इनका मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सावधानी के साथ काउंसलिंग करें, काउंसलिंग सबसे जेन्युइन तरीका है सीट अलॉटमेंट लेने का। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, 1,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। इसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर मिसिंग है तो फिर से अपलोड करना है। इसके बाद ऑप्शन एंट्री का मौका भी आपको मिलेगा, आपको अपने चॉइसेस वहाँ पे फिल कर देने हैं। चॉइसेस फिल करने का एक ही मौका मिलेगा, तो जितने चॉइसेस चाहें आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फीस का ध्यान रखेंगे, 3 कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस जो है वो 16-17 लाख रही थी 2019 में, इस साल की फीस आनी बाकी है। तो आपको अगर वो ज़रूरी हो तो ही भरेंगे। इस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मॉक अलॉटमेंट का होगा, और इसके बाद जो है वो फाइनल अलॉटमेंट होगा। एलिजिबिलिटी को लेके एक बात फिर से बता देता हूं कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से नीट क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 147 से कम मार्क्स हैं, तो आप कर्नाटक के लिए एलिजिबल नहीं हैं। कर्नाटक में एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 147 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। चॉइस फिलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो आप होमवर्क करके अच्छे से बना के रखें। कॉलेजेस की एकेडमिक क्वालिटी को ज़्यादा कंसीडर करें, न कि दूरी को। कर्नाटक में ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मीडियम्स हैं वो अच्छे हैं, तो ऐसे में क्वालिटी वाइज कॉलेजेस का सिलेक्शन करें। और इन चॉइस फिलिंग को लेके काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं KA के ब्रोशर में दिए गए हैं, इन्हें जरूर पढ़ें। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे चॉइस फिलिंग के बारे में आपको सारी टेक्निक भी बताई गई है कि कंप्यूटर किस सीक्वेंस से आपको अलॉटमेंट करता है। तो इसे पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और एक ही बात वहाँ पर भी बार बार कही गई है कि जो मैक्सिमम ऑप्शन हैं उसे आपको एक्सरसाइज करने हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें सीक्वेंस करना है, और ये देख लेना है कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा सुटेबल हैं। ऐसा कोई भी कॉलेज न डालें जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना हो, लेकिन कोशिश ये करें कि मैक्सिमम कॉलेजेस सिलेक्ट करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। फिर से दोहरा देता हूँ, चॉइस फिलिंग का एक ही मौका मिलेगा। अगर कोई सीट मिलती है उसके बाद अपग्रेडेशन करना हो, या फिर कोई सीट नहीं मिलती, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। इसीलिए मैक्सिमम चॉइसेस आपको राउंड 1 में ही ऐड कर लेनी है। कई बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि स्कोर अच्छा है, राउंड 1 में कुछ कम ऑप्शन डालते हैं, बाकी के राउंड 2 में डाल लेंगे, तो ऐसा कर्नाटक में नहीं होगा। अगर आपको अलॉटमेंट हो भी जाती है तो इसका कोई नुकसान नहीं उठाना है, क्योंकि कर्नाटक में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं कर्नाटक में अलॉटेड सीट को फर्दर राउंड में, क्योंकि यहाँ पे जब आपको अलॉटमेंट आती है तो उसके बाद चॉइस एंट्री होती है। चॉइस एंट्री बेसिकली यहाँ उन ऑप्शंस को कहते हैं जो कि अलॉटमेंट के बाद आपको KA को देनी होती है। वो भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं।
चॉइस 1 का मतलब ये होता है कि आपको राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर लेंगे और आप वहाँ से काउंसलिंग से बाहर चले जाएंगे। वहीं चॉइस 2 अगर आप फिल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट मिली है उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक अमाउंट होगा फीस का जो आपको ऑनलाइन जमा करना होगा, एक चालान डाउनलोड होगा, उसके बाद आप अपने नियर बाय बैंक में जाके वहाँ से उसे जमा कर सकते हैं। कॉलेज जाने की उस समय ज़रूरत नहीं होगी और अपग्रेडेशन में चले जाएंगे, यानी कि राउंड 2 जो है वो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन है और उसके बाद आप राउंड 2 पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चॉइस 3 जो है उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, बावजूद इसके आप नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो हम फ्री एग्जिट कहते हैं वो है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है तो फ्री एग्जिट तो सही टर्म नहीं होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीट अलॉट हुई राउंड 1 में, पसंद नहीं है छोड़ देंगे, राउंड 2 पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चॉइस 4 होता है जिसमें आप कर्नाटक की काउंसलिंग को छोड़ के वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। राउंड 2 जब होगा तो वहाँ पे चॉइसेस आपकी पहले से फिल्ड अप होंगी, आप उनको रीअरेंज कर सकते हैं। राउंड 2 में अगर अलॉटमेंट होती है और वो भी पसंद नहीं है तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं। आपने पहले से जो राउंड 1 के समय जो फीस जमा की थी वो 5 या 10 हज़ार रुपये की वहाँ पे टोटल पेनल्टी लगती है, वो आपका लॉस होता है और आप आसानी से काउंसलिंग छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लिमिट होती है जिसके बारे में आपको फर्दर बता दिया जाएगा। कर्नाटक में राउंड 1 और राउंड 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन दोनों राउंड के बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो ही मॉप अप राउंड कंडक्ट होता है और ये जो मॉप अप राउंड होता है ये ऑफलाइन होता है। बेंगलोर में केईए के जो भी केईए का जो हेड ऑफिस है वहीं पे ये कंडक्ट होता है और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो आपको ऑनलाइन कुछ पास एंट्री डाउनलोड करनी पड़ती है और उसको लेकर ही स्टूडेंट को फिजिकली वहाँ पे पहुँचना होता है डिमांड ड्राफ्ट लेकर। तो एक बात ध्यान रखेंगे, राउंड 1 और राउंड 2 में जिन लोगों को सीट मिल चुकी है वो मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं होते और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया था, लेकिन राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी चॉइसेस की एंट्री उन्होंने नहीं की थी, वो भी मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो अगर एलिजिबल बने रहना है या मॉप अप राउंड की तैयारी है आपकी कर्नाटक के लिए तो रजिस्टर आपको राउंड 1 में करना है और चॉइस फिलिंग भी करनी है। अगर अलॉटमेंट होती है राउंड 1 में तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर चॉइस फिलिंग आप राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं करते हैं तो मॉप अप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ऑल इंडिया कोटे में राउंड 1 या राउंड 2 में कहीं पे एडमिशन मिला है तो भी आप कर्नाटक के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कर्नाटक की काउंसलिंग की तैयारी कर लें, कॉलेजेस की लिस्ट बना लें। फीस जो है 10 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगी, मैं भी एक वीडियो बना दूंगा और उस समय हो सकेगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा। तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लें। फॉर्म जो है थोड़ा सा टफ है उसे फिलअप करना, सर्वर के भी इश्यूज होते हैं, कभी लॉगिन का ऑप्शन चला जाता है तो कभी आप बार बार फिर से फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो आप कोशिश करते रहें, रात के समय में करें, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो कर्नाटक का एडमिशन प्रोसीजर है वो अलग जरूर है लेकिन हर तरीके से स्टूडेंट के फ़ायदे में है। इसमें बैलेंस बनाने में आपको दूसरे राज्यों के साथ कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट जो BDS और BMS को भी ऑप्शन में लेकर चल रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि पहले वो MBBS के लिए ट्राई करेंगे, BMS और BDS के लिए बाद में भी काफ़ी सारी वैकेंट सीट्स होती हैं वहाँ के सभी टॉप कॉलेजेस में। और फ़ायदा ये होता है कि बाद में वो जो उनकी निर्धारित फीस है उससे भी कम के पैकेज पर उपलब्ध होती हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो आप BDS या फिर BMS या फिर MBBS की जो अदर कोटी की फीस है वो नेगोशिएट होकर बाद में अब चाहे जितनी हो इन सारी सीटों के लिए, तो आप इसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये सुविधा आपको हमारे तरफ से उपलब्ध की जाएगी। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कर लें और जब मॉप अप राउंड का समय आएगा तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होगी वो उस समय आपको उपलब्ध कराई जाएगी। हमसे संपर्क करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर के छोड़ दें, हमारी तरफ से आपको SMS में सूचना जो है वो जाती रहेगी। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।